नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं हिंदी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। 2025 के पेपर हैं। 3 सेट ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। इन सेट्स में हम मेनली गद्य और पद्य से जो सवाल पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है? आपको पता है कि टोटल 12 नंबर के वो प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 3 गद्य से और 3 पद्य से क्वेश्चन करने होते हैं और साथ में शब्द सीमा होती है टोटल 25 से 30 शब्द एक प्रश्न की। तो ध्यान रखना है आपको कि आप बोर्ड की एक कॉपी में ये एक पेज में आप तीनों प्रश्न हल करें और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने की संभावना होती है। ठीक है? फिर भी हम गाइड कर रहे हैं आपको, देखिए, और साथ में हम सीबीएसई के द्वारा दिए गए जो मार्किंग स्कीम है उसको भी हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक का नवाब साहब के प्रति आरंभ से अंत तक व्यवहार अकड़ से भरा क्यों रहा है। ठीक है ना? तो आपको देखना है क्या कि नवाब साहब का के प्रति आरंभ से अंत तक, ठीक है ना? ये आपको लिखना है कि लेखक का नवाब साहब के प्रति आरंभ से अंत तक व्यवहार अकड़ से भरा क्यों रहा है। अब देखिए, यहाँ सवाल पूछा गया लेखक का। अब देखिए कितना गजब क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, लेखक का, है ना? क्योंकि देखिए, अब लेखक जब डिब्बे में जाता है तो होता क्या है, मानवीय आदमी इंसान क्या करता है। देखिए, कोई बर्थ पे पहले से बैठा हुआ है, ठीक है? अगर कोई एंट्री करता है अंदर तो जो पहले से बैठा हुआ है थोड़ा सा वेलकम करता है। आपने देखा होगा जब भी आप कभी ट्रेन की सफर करते हैं, उसमें आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, जो पहले से बैठा हुआ है वो थोड़ा-सा मदद करता है कि लाइए आपका सामान यहाँ रखवा देते हैं, है ना? और कहाँ से हैं आप, क्या है? यहाँ पे नवाब साहब ने बिल्कुल भी ज़िक्र ही नहीं किया है, बिल्कुल बात तक नहीं किया है, उल्टा सीधा ऑफ़र कर दिया है खीरे खाने के लिए, ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा लेखक थोड़ा-सा गुस्से में आते हैं, 2 बार पूछा उन्होंने, दोनों बार मना कर देते हैं, ठीक है ना? लेखक को एक बात समझ में आता है कि नवाबीपन दिखाना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा लेखक का स्वभाव कैसा था? अकड़ से भरा था, ठीक है? तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है, देखिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब साहब द्वारा अनदेखा किया जाना। जी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कोई वेलकमिंग नहीं है ना? लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाना, बिल्कुल बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं नवाब साहब। लेखक के प्रति नवाब साहब का उपेक्षापूर्ण व्यवहार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ऐसा उपेक्षित कर रहे हैं किसको? लेखक को। लेखक द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा का प्रयास, इस वजह से थोड़ा सा इनको गुस्सा आया है और ये आपको इस चैप्टर में पूरा दिखाई दिया है, ठीक है? आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से वंचित करके रख दिया है, ठीक है? हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। एक कहानी चैप्टर में आपने देखा है जिसको पड़ोस कल्चर के नाम से लेखिका ने मेंशन किया है, ठीक है ना? तो अब ये जो उल्लेख किया है इस कथन के बारे में, पड़ोस कल्चर, आपने देखा है कि पहले क्या होता था कि घरों की दीवार तक ही बाउंड्री नहीं होती थी। बच्चा मोहल्ले में कहीं भी चला जाए, घूम करके वापस आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज आपने देखा है इतने सेफ्टी इश्यूज़ हैं कि बच्चा केवल घर के अंदर ही खेलता है, वो पड़ोस तक में भी नहीं जा पाता है ना? तो वो पड़ोस कल्चर खत्म हो गया है। लेखिका ने वही बात बताने की कोशिश की है इस चैप्टर में। तो देखिए क्या आंसर है ना? लेखिका के बचपन में परंपरागत पड़ोस कल्चर के बारे में दो उपयुक्त बिंदु इनमें से आपको लिखेंगे। घर की सीमा का विस्तार मोहल्ले तक था, ये मैंने आपको बता दिया। पूरा मोहल्ला एक दूसरे के सुख में भागीदार था, ठीक है? अभी आज के ज़माने में क्या है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, ठीक है? ये जो फ्लैट कल्चर चल गया है ना? ये सबके इंडिविजुअल फ्लैट्स हो गए हैं, वो अपने लॉक करके अपने रूम में पड़े हुए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। पड़ोसी के बीच परस्पर प्रेम और पारिवारिक संबंध भी कम होता जा रहा है। संबंधों में स्नेह और विश्वास की कमी होती जा रही है, ठीक है? इस वजह से हमारा पड़ोस कल्चर खत्म होता जा रहा है, ठीक है? अगला देखिए, हालदार साहब का हर बार कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति के पास रुकना क्या दर्शाता है? नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में आपको इसको लिखना है। मूर्ति के पास रुकना क्या दर्शाता है, ठीक है? कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मूर्ति में कमी हुई है, हालदार साहब उससे आहत हुए हैं, ठीक है? देशभक्ति को लोगों ने मजाक बना दिया उस केस में, जब जब वो कि उनके चेहरे पे जो उनका एक बेहतरीन, आपने जब भी कभी नेताजी की पिक्चर देखी, पोर्ट्रेट देखा, कुछ भी देखा है, उसमें देखा होगा आपने कि उनके चेहरे पे गोल चश्मा होता है, ठीक है? नहीं है।
है ना। और हालदार साहब के नोटिस में आता है, फिर ये भी समझ में आता है कि कोई कैप्टन है जो चश्मा वाला है, वो मूर्ति पे चश्मे लगाता है, ठीक है, क्योंकि मोतीलाल बनाना भूल गया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इसमें। तो देखिए आंसर क्या है कि पाठ के संदर्भ में, है ना, स्वतंत्र और तर्कपूर्ण उपयुक्त ये वाले आपको विचार लिखने हैं। मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखने की उत्सुकता और कौतूहल, ठीक है, कौन बदलता है, क्यों बदलता है ना, पहले चश्मा कहाँ चला गया, क्या कारण है, ये इन सब कारणों की वजह से वो मूर्ति के पास रुकते हैं और सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के शोक करने का तरीका सामान्य लोगों से एकदम अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा गया कि वो वहाँ बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे लाश पड़ी हुई है वहाँ पे, है ना, ठीक है, बेटे की मृत्यु हो गई है, ठीक है, वहीं पे वो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बिल्कुल आपने देखा है, कबीर के पद गा रहे हैं और भाग करके अंदर जाते हैं, जो पतोहू है उससे बोल रहे हैं कि तुम भी उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा से मिल गई, जो बिल्कुल अलग है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ शोक इस तरीके से नहीं मनाते लोग, नॉर्मली क्या करते हैं सोसाइटी में, समाज में करते क्या है कि लोग रोएंगे, चिल्लाते हैं, बिल्कुल कुछ गाना नहीं बजता है, एकदम शोक का माहौल होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम किया है बाकुमिन भगत ने, ठीक है। तो ये कि लिखा है, बेटे की मृत्यु पर शोक न मना करके आत्मा परमात्मा से मिलन हो गई, इसलिए उत्सव मनाने की बात की गई है। बेटे के शव के पास बैठकर विलाप करने की जगह पे कबीर के पद गा रहे हैं। अपनी पुत्र वधु को भी शोक की जगह परमात्मा से मिलन होने पर आनंद उत्सव करने की बात कर रहे हैं। खुशी मनाओ भाई, आनंद करो कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, ठीक है, और ये बड़ी चीज हो गई है ना। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया पूरा, ये गद्य के पूरे हो गए। अब हम आते हैं पद्य से जो सवाल पूछे जाएंगे आपके पास, 3 प्रश्न, ठीक है, तो उसको देखते हैं, है ना। संगतकार, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। संगतकार कविता के उद्यत पंक्ति, वह आवाज सुंदर कांपती हुई थी। में कवि ने संगतकार की आवाज सुंदर कांपती हुई क्यों कही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आवाज सुंदर है, कांपती हुई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि संगतकार की आवाज है, आवाज में कोई कमी नहीं है, बस मुख्य गायक से अपनी आवाज को थोड़ा सा फंबल रखता है, थोड़ा सा वो कम करके रखेगा, थोड़ा सा डरा हुआ, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो संगतकार है एक्चुअल में है कौन, है ना। वो 3, अगर आप चैप्टर की बात करें तो, ठीक है, कौन कौन है, शिष्य है ना, भाई हो सकता है, ठीक है, और क्या है, कोई रिश्तेदार है, वो भी दूर से आने वाला, ठीक है ना, पैदल चल करके, ये तीनों हैं जो कि उससे छोटे हैं, और मुख्य गायक आपको पता ही ये मेन है ना। देखिए क्या आंसर है इसका। संगीतकार की आवाज तो रोली है, परंतु मुख्य गायक की तुलना में कम सधी और कम अनुभवी है, आपको पता है, क्योंकि वो उसका भाई है या रिश्तेदार है या तो क्या है, शिष्य है, ठीक है, तो वो सीखने आ रहा है उससे। मुख्य गायक का साथ देते हुए उसकी आवाज पर, अपनी आवाज पर हावी ना होने देने की कोशिश करना है, ठीक है, कि अगर वही गाने लगेगा तो फिर मुख्य गायक क्या करेगा, है ना, इसलिए, ठीक है। अगला देखिए, अट नहीं रही है कविता का कोई अन्य शीर्षक दीजिए और उसका कारण भी स्पष्ट कीजिए। आपको अट नहीं रही कविता याद है ना, ठीक है, ठीक। यहाँ पे उत्साह, उत्साह के बाद अट नहीं रही, इसमें फागुन के बारे में बात किया गया है ना, ठीक है, कि मन में फागुन आया, वातावरण में आया, और किस तरीके से हरी हरी डाल, सब चीजें आपने पढ़ी हैं। कोई अन्य शीर्षक देना चाहे तो दीजिए, और उसके बाद उसका कारण भी आपको देना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, आप लिख दीजिए भाई, फागुन ऋतु लिख दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। देखिए क्या आंसर है, फागुन है ना। फागुन, बसंत आया, बसंत जैसे शीर्षक आप दे सकते हैं यहाँ पे। कविता वसंत ऋतु फागुन से मार्च के दौरान की प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया, इसलिए आप इसका दे सकते हैं, बड़े आराम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवि ने फसल को पानी का जादू क्यों कहा है, बताइए भाई। पानी का जादू फसल को क्यों कहा है। आपने देखा है कि कई सारी नदियों के पानी का जादू बोला गया, ठीक है, बोला गया कि ये बहुत सारे मिट्टियों का गुणधर्म है, हवा का थिरकन है, ठीक है, और सूरज के उसका रूपांतरण है, ठीक है, साथ में आपने देखा कि हाथों की महिमा और गरिमा है, ये सब देखा है आपने, ठीक है। क्यों भाई, पानी के बिना फसल कैसे हो पाएगा, ठीक है। पानी तो वो है जो बीज को, है ना, प्लावित, सॉरी, बीज को ही तो वो क्या बोलते हैं, क्रांति करने के लिए मौका देती है, जो कि नीचे से निकल करके ऊपर की तरफ वो फसल आती है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फसल के उत्पादन और पोषण में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए पानी में फसलों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। पानी से फसल में हरियाली और जीवन का संचार होता है। बड़ी सिंपल चीजें हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, है ना, ठीक है। आगे देखिए,
आत्मकथ्य कविता में कवि न तो अपने जीवन के दुख और विफलताओं से दूसरों को परिचित कराना चाहता है और न अपनी सुखद स्मृतियों को किसी से साझा करना चाहता है। कवि का इस सोच के पीछे क्या कारण है? तो आप बोलिए भाई निजित्व, ठीक है, प्राइवेसी। आप बताइए कि प्राइवेसी का मैटर है भाई, हम नहीं दिखाना चाहते, हम वो चीज़ें बताना नहीं चाहते लोगों को। क्यों बताएंगे हम अपनी जो निजी अपनी सुखद स्मृतियाँ हम दूसरों को क्यों बताएंगे? ठीक है, दुख और विफलता को अगर आप बता देंगे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे कि देखो इतना बड़ा राइटर है और ये छोटी-छोटी गलतियाँ करता है, छोटे-छोटे इसके पास दुःख है, ये तकलीफ़ है, ये है ना? तो ठीक है, इसे नहीं बताना चाहते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन आप इस ये सब बातें लिख कर के आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कि लिखा है, जीवन के उतार-चढ़ाव, विफलताओं के बारे में अपने मित्रों औरों को बता कर के अपना उपहास का पात्र नहीं बनना है, मज़ाक का पात्र नहीं बन जाना है। अतीत के घाव को पुनः हरे हो जाने से होने वाली पीड़ा से बचना है भाई, इस चीज़ से भी याद ना, शिवन को क्यों घायल करके मेघकंठा को क्यों देखना चाहते हो भाई? तकलीफ़ होगी ना, कोई स्मृतियों में जाएगा, कोई तकलीफ की बातें सोचेगा तो याद होगी तो उसको तकलीफ आएगा। तो इस वजह से भी नहीं करना चाहते हैं। उसके जीवन की सुखद स्मृतियाँ नितांत निजी है, बताया मैंने आपको, प्राइवेसी का मैटर है, ठीक है ना? तो लोग मज़ाक बनाएँगे इस वजह से नहीं चाहते, अपनी पीड़ा को कुरेदना नहीं चाहते हैं और प्राइवेसी तो मैटर करता ही है। ये आपको पढ़ाते समय भी मैंने बताया था, ठीक है? इस तरीके से आपने देखा क्या कि सेट नंबर 4 भी हमने कर लिया। अब आपके पास इतने क्वेश्चन हो गए हैं कम से कम, ठीक है, कि 4 और 3, है ना? 4-4 क्वेश्चन है हर एक सेट में और 4 कर ले 16 आपको गद्य से मिल गए और 16 ही आपको पद्य से मिल गया, ठीक है? इन 16 क्वेश्चंस को आप देखने के बाद समझ पाएँगे कि किस तरीके से सीबीएसई सवाल पूछती है, ठीक है? और पढ़िए और पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद समझिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, है ना? और हम ये सीरीज़ चलाते रहेंगे, है ना? हम अपनी तरफ से अपनी जो मदद कर सकते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि पढ़ते रहना है। अब आपके पास समय बहुत कम है, बहुत ज़ोर से पढ़िए, है ना? कायदे से पढ़िए और प्रिसाइज़ पढ़िए और लिमिटेड पढ़िए। अब नई कोई किताब मत उठाइएगा, ठीक है? जो आपने पढ़ रखी है उसी को बार-बार उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? धन्यवाद।